हेलो दोस्तों, आज का जो टाइटल है वो है रेस्पिरेशन बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में जो रेस्पिरेशन से बेस्ड होते हैं। रेस्पिरेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। Okay, so here is first one question. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in your body? तो जो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन है उससे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आएंगे, तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन जो है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये किसमें, आरबीसी जो सेल रहती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ओवरऑल ब्लड में जो आरबीसी सेल रहती है उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो मिलता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। और सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक टाइप। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑक्सीजन अगर डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी रिएक्शन है जिनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उनका फॉर्मेशन क्या होगा, उनका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मोस्टली ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे एनर्जी फॉर्मिंग रिएक्शन जो है वो सप्रेस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जितने भी सिंथेटिक वर्क है और जहाँ वर्क के लिए एनर्जी है तो कंप्लीट द सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एनर्जी जब बॉडी में नहीं रहेगा तो वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। और जितनी एनाबॉलिक रिएक्शन है जो डिपेंड करती है एनर्जी पे, उसमें भी फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो रिएक्शन है वो भी कम से कम होगी। और एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जितनी भी सिंथेटिक टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी रहेगी, एनाबॉलिक। तो हियर इज रिटर्न द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया। तो जो डेफिशिएंसी होगी हीमोग्लोबिन की तो उसके कारण कौन सा डिजीज हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया के रिजल्ट्स क्या होंगे, एनीमिया के रिजल्ट्स देखेंगे तो उसके कारण जो है लेस एनर्जी फॉर्म होगी इन द बॉडी, और जिसके कारण क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, पेल, लेथार्जिक एंड अनेबल टू परफॉर्म हैवी फिजिकल वर्क। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फर्स्ट जो ओवरऑल जो रिजल्ट रह रहा है, जो डिजीज हो रही है, दिस वन कॉल्ड एज एनीमिया डिजीज। ओके, एंड एनीमिया डिजीज, एंड इसके कारण प्रॉब्लम जो है, जो कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे तो जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी तो कौन सा प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्टेड होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मेन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है मैक्सिमम, जिसके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, वो किसके कारण हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। सो ये जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एंड दीज ऑल डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग नहीं होगी, और एनर्जी जब फॉर्म नहीं होगी तो एनाबॉलिक रिएक्शन
जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है वो रिएक्शन भी कम हो जाएगी, एंड सेकेंड वन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेटिक प्रोसेस वो भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली सप्रेस हो जाएंगे। तो ये था ओवरऑल द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। So question have written, give one reason why multicellular organism required special organs for exchange of gases between their body and their environment। तो मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर, सपोज हियर इज वन सेल, दिस वन सेल डायरेक्टली कनेक्ट विद environment, directly connect. So here is diffusion process. Diffusion process is sufficient to fulfill all type of requirement according to oxygen, CO2, whatever. ओके तो यूनिसेलुलर में डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं किससे, एनवायरनमेंट में। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो सारी सेल जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहती किससे, एनवायरनमेंट से। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है सप्लाई जो है कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो सकता। एक एग्जांपल भी अपन ने फैक्ट देखा था कि फ्रॉम लंग्स टू टो, अगर यहाँ तक अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है और विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है लंग्स टू टो तक, तो इसको पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 इयर्स। तो 3 इयर्स मीन्स यहाँ पे जो सप्लाई है वो बहुत स्लो हो रहा है, जिसके कारण जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो हियर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सिस्टम। तो हियर इज रिटन, in unicellular organism the entire body of the organism in contact with the environment, hence exchange of materials can take place, but in multicellular organism the entire body of the organism is not contact with environment। तो multicellular में direct connect नहीं है and simple diffusion is not sufficient। ओके तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंटरमीडिएट एंड द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो हियर इज फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। तो ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। ओके एंड दिस वन प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ओके ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इन साइटोप्लाज्म होता है, एंड दिस वन कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3 कार्बन, और ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन हो पायरुविक एसिड में, तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2। फॉर एग्जाम्पल हियर इज 6 कार्बन, these 6, okay, 3 plus 3 6. Now this one break, now 3 carbon, this one first and here is second। तो यहाँ पे 2 जो है मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके, पायरुविक एसिड के, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3। ओके नाउ दिस वन पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के वहां पे। कौन सा प्रोसेस होगा, कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के वहां जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CO2 प्लस वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट ATP का बनता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में।
ओके, सो दिस वन कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें इंटरमीडिएट जो है पायरुविक एसिड है और बाई प्रोडक्ट जो है CO2 प्लस H2O, ओके, एंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? तो सबसे पहले हमको ट्रैकिया क्या कौन सा पोजीशन पे होता है और इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है दिस वन पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं ट्रैकिया, दिस वन पार्ट ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बीच में ये क्या है, these we can say rings of cartilage, rings of cartilage। तो rings of cartilage और ट्रैकिया, तो इस rings of cartilage ये क्या होती है, रिंग्स फॉर्म में। सपोज ये ट्रैकिया है तो यहाँ पे क्या रहेगी, ये रिंग्स फॉर्म में, ये इस तरीके से रिंग्स रहती है। तो जैसे एयर का अमाउंट बहुत कम है तो ये जो रिंग्स है ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी कोलैप्सिंग होने से। इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कौन करेगी, ये रिंग्स करेगी। ओके, तो दिस वन फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो देखते हैं इन आंसर, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस are present in trachea. These rings support the trachea and do not allow the trachea to collapse when there is less air in it. अगर इसके अंदर एयर का वॉल्यूम, एयर का अमाउंट बहुत कम है तो भी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये फंक्शन है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? तो alveoli का डिज़ाइन हमको देखना होगा। देख यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो बलून शेप है और जो सरफेस है वो क्या है, यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया है। इसमें क्या है, लार्ज सरफेस एरिया। तो लार्ज सरफेस एरिया के कारण क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा, सफिशिएंट होगा। तो देखते हैं आंसर, एल्वियोलाई आर स्मॉल पाउचेज और सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरी। ये देख लीजिए, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट वन, लार्ज सरफेस एरिया, थीन वॉल। थर्ड वन, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो इन कैरेक्टरिस्टिक के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। दस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द लंग्स, more than millions of alveoli present in the lungs. The presence of millions of alveoli in the lungs provide a very large surface area. This one very important, large surface area for the exchange of gases. The availability of large surface area maximizes the exchange of gases. तो ये जो है ये इनके क्या है, alveoli के characteristic है। First one is thin wall, second one is large surface area and last one is good supply of blood capillary. तो blood capillaries और alveoli के बीच में क्या होगा, exchange of gases. I will make, suppose this one is alveoli and here is blood capillary. Okay, blood capillary have, suppose here is CO2 and here is O2. अब कॉन्सेंट्रेशन O2 यहाँ पे हाई है, CO2 का इधर हाई है। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन CO2 विल मूव फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई और यहाँ जाएगा O2 जो है वो एल्वियोलाई से किस में चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। तो ऐसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो जो मूव करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ दिस वन प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग इनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और क्वेश्चन देखेंगे जिनको हम इन डिटेल वापस डिस्कस करेंगे।
So have a nice day. Bye bye.